हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएस फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले वाली देख लेना, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो देख लेना उसको। एग्जाम्पल 4 ये कहता है आर और आर डैश रिंग्स हैं। रिंग आपको पता है 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप की। एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दूसरी होती है एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड थर्ड एंड लास्ट 8th होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमें डिफाइन करना है आर से आर डैश पे फंक्शन एफ बाय एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यानी आर के अंदर चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके ऊपर फंक्शन लगाओगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। क्या ये होमोमॉर्फिज्म है? और है तो आप इसका कर्नल फाइंड करके बताओ। होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता है हमें दो चीज़ें यहाँ पे दिखानी होती हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। सिंपल सी बात है, आप इनको अलग अलग कर सकते हो, बस इतना आपको दिखाना होता है। ये तो बिल्कुल सिंपली हम कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा? 0, क्योंकि हर किसी पे फंक्शन लगाने पे 0 हो रहा है, तो x प्लस वाई पे लगाने पे भी 0 होगा। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो? 0 प्लस 0। 0 क्या है? एफ ऑफ एक्स। 0 क्या है? एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई भी तो 0 ही है ना। ये और सिमिलरली एफ ऑफ एक्स वाई भी ऐसे लिख सकते हो, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। यानी होमोमॉर्फिज्म की तो कंडीशंस को सेटिस्फाई ही कर गया। अब कर्नल क्या होता है? यानी वो सारे एलिमेंट्स सच दैट उनके ऊपर हम फंक्शन लगाएं और वो 0 के इक्वल आ जाए, यानी उस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। अब हम देख रहे हैं कि इस सेट के हर किसी एलिमेंट पे फंक्शन लगाने पे वो 0 ही देगा, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ कौन है? पूरे की पूरी रिंग आर। एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। क्योंकि हर किसी x पे f लगाने पे 0 आ रहा है, सो x किस में बिलोंग कर जाएगा? कर्नल ऑफ f में। इसीलिए कर्नल ऑफ f क्या है? r के ही इक्वल है, क्योंकि r के किसी भी एलिमेंट के ऊपर f लगा लो 0 ही आएगा, और कर्नल f ऐसे ही एलिमेंट्स का सेट होता है, तो वो इक्वल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 ये कहता है अगर r रिंग है कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस की विच आर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0-4 एंड फंक्शन r से r में आपने डिफाइन कर दिया। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, आर जो रिंग है ना, उसमें कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। आपको फंक्शन डिफाइन करना है आर से आर में, इस टाइप से कि फाई के ऊपर फंक्शन लगाओ। फाई मतलब आर का कोई एलिमेंट यहाँ पे आता है ना, और आर के अंदर क्या है? कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, तो हमने फाई उठा लिया। उस फाई के ऊपर आप एफ लगाओ ना, तो वो क्या आ जाए? फाई ऑफ 1 के इक्वल आ जाए। यानी फाई पे फंक्शन लगाने पे वैल्यू क्या आए? जो उस फंक्शन की वैल्यू 1 पे है वो आंसर आ जाए। सो यू हैव टू शो दैट एफ इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, और आपको कर्नल बताना है कि वो किसके इक्वल होगा? फाई, सच दैट कर्नल जो फाई के इक्वल होगा सच दैट फाई ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब मैपिंग क्या है? एफ आर से आर में है, और किस टाइप से है कि एफ ऑफ फाई इक्वल टू फाई ऑफ 1। ठीक है, अब आपने क्या प्रूव करना है? इसको रिंग होमोमॉर्फिज्म, यानी कोई दो एलिमेंट्स ले लो, इसके दो फंक्शंस ले लो, एक तो फाई और एक साई। एफ ऑफ फाई प्लस साई आपको प्रूव करना है एफ ऑफ फाई प्लस एफ ऑफ साई, और एफ ऑफ फाई इंटू साई इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई इंटू एफ ऑफ साई। ये चीज़ें आपको प्रूव करनी है। अब फंक्शन लगा दीजिए, एफ ऑफ फाई प्लस साई विल बी इक्वल टू फाई प्लस साई ऑफ 1। ये क्या है? फाई ऑफ 1। ये क्या है? साई ऑफ 1। इसको तो अलग अलग कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ठीक है, इसलिए आप इनको सेपरेट कर सकते हो, बात एक ही है। ये क्या है? फाई ऑफ एफ ऑफ फाई। ये क्या है? एफ ऑफ साई। फर्स्ट चीज प्रूफ हो गई। दूसरी देखो, दूसरे में इसने कहा एफ ऑफ फाई साई एफ ऑफ फाई साई ऑफ 1 के इक्वल होगा। इसको आप लिख सकते हो फाई ऑफ 1 इंटू साई ऑफ 1, और ये क्या है? एफ ऑफ फाई एफ ऑफ साई।
यानी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया तो एफ क्या हो गया, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब आपको क्या करना है, कर्नल फाइंड करना था ना इसका। अब कर्नल क्या होता है, ऐसे सारे एलिमेंट्स रिंग के सच दैट उनके ऊपर आप फंक्शन लगाओ और वो जीरो के इक्वल आ जाए। अब देखो, अगर फाई कर्नल में बिलोंग करेगा तो एफ ऑफ फाई जीरो होगा, क्योंकि कर्नल में ऐसे ही एलिमेंट्स जाते हैं जिनके ऊपर अगर एफ लगाया जाए तो वो जीरो आ जाए। लेकिन फाई ऑफ साई, एफ ऑफ साई की वैल्यू क्या थी, साई ऑफ वन, साई नहीं फाई, एफ ऑफ फाई जीरो है तो इसकी जगह हमने रख दिया फाई ऑफ वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। देखो हमने फाई इसके अंदर से लिया था और क्या आ गया कि फाई ऑफ वन जीरो होगा, यानी कर्नल में ऐसे फाई आएंगे सच दैट फाई ऑफ वन इक्वल टू जीरो, है ना। हमने अभी तो निकालना है ना ये, इसी टाइप से। एग्जाम्पल नंबर 6, आर आपको दिया है, रिंग दी है, इस टाइप के उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स रिंग फॉर्म करती है, यानी 8 की 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। अब आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया आर से आर में, किस टाइप से कि एफ ऑफ ए प्लस रूट 5 ऑफ बी, ये क्या है, इसका एक एलिमेंट ही तो है, यानी इसके किसी एलिमेंट के ऊपर अगर आप एफ लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस रूट 5 ऑफ बी। यू हैव टू शो दैट दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है। और दूसरी बात देखो, ऑन टू भी इसने बीच में लगा दिया, तो ऑन टू मतलब आपको होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। एंड इट्स कर्नल कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली, और ये भी बताना है कि इसका जो कर्नल है ना वो सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होगा इसके अंदर, यानी इस पूरे रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो ही ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर एफ लगाने पे जीरो आंसर आएगा। तभी तो इसने कहा ना कर्नल कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली, कर्नल में सिर्फ जीरो ही है, यानी जीरो की ही इमेज जीरो है और कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। पहले हमें क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म, फिर ऑन टू और फिर उसका कर्नल निकालना है। होमोमॉर्फिज्म तो देखो सिंपली आप कर लोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये दिखाना है आपको, और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये दिखाना है। अब ऑन टू प्रूफ कैसे करते हैं, यानी जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है तो जो हमारा कोडोमेन होता है उसके हर एलिमेंट की अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं दैट फंक्शन इज ऑन टू। यानी हम क्या करेंगे, इसके अंदर से कोई एलिमेंट ले लेंगे, फिर हम ये प्रूव करेंगे कि उसके लिए इसमें भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट उस एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लगाओगे वो इस एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। इसमें से हमने मान लिया कोई एलिमेंट ए प्लस रूट 5b, क्योंकि है तो ये आर ही ना कहीं, और आर के एलिमेंट इस टाइप से दिए हुए हैं, तो इसमें से कोई एलिमेंट मानोगे तो ए प्लस रूट 5b टाइप का ही हमें मानना पड़ेगा। तो ये माना आपने, इसका मतलब क्या है, ए और बी जेड से है, इन्होंने दिया है ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब ए बी जेड में है, बी जेड में है, तो उसका नेगेटिव भी सेट ऑफ इंटीजर्स में होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखो यहाँ देखो, ए और माइनस बी सेट ऑफ इंटीजर्स में है, तो a प्लस रूट 5 इंटू माइनस बी, ये एलिमेंट आर में होगा ना, क्योंकि ये जब दोनों a और b इंटीजर है तो ये एलिमेंट आर के अंदर है। जब a और माइनस बी इंटीजर्स होंगे तो a प्लस रूट 5 इंटू माइनस बी, ये एलिमेंट आर के अंदर होगा ना। सो दिस इम्प्लाइज दिस बिलोंग्स टू आर, यानी a माइनस रूट 5b बिलोंग्स टू आर, यानी a प्लस रूट 5b के लिए हमने एक दिखा दिया कि एक एलिमेंट a माइनस रूट 5b है, किस टाइप से कि इसके ऊपर जब आप फंक्शन लगाओगे वो उस जैसे फंक्शन हम ओपन करते हैं ना वैसे ही ओपन कर लो। कैसे होता था, यहाँ पे जो भी साइन है उसका नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर इसको माइनस को भी इधर ले आओ, a प्लस रूट 5 इंटू बी, यानी इसकी इमेज f के केस f के अंडर इसकी इमेज है ये, तो ऑन टू हो गया। हमने ये एलिमेंट लिया था, अपने आप एक एलिमेंट ये एग्जिस्ट कर गया सच दैट इसके ऊपर एफ लगाने पे ये आ रहा है, सो एफ इज ऑन टू। नाउ लास्ट चीज़ आपको क्या प्रूफ करनी है कि कर्नल में सिर्फ और सिर्फ जीरो ही है। हम मान लेते हैं कि a प्लस रूट 5b कर्नल के अंदर है, क्योंकि कर्नल में आएंगे तो एलिमेंट आर से ही ना, क्योंकि एफ देखो कर्नल किसका है, एफ का, और एफ हमने आर से आर पे डिफाइन किया है, तो एलिमेंट तो हमेशा आर के ही आएंगे ना कर्नल के अंदर अगर आएंगे तो हमने मान लिया a प्लस रूट 5b कर्नल में है। आपको प्रूव क्या करना है कि कर्नल ऑफ एफ में ना सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन जीरो ही है,
तो क्या प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए कि ए और बी दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं। देखो ये कर्नल में है, अगर ये कर्नल में है तो जो भी एलिमेंट कर्नल में होता है उसके ऊपर अगर फंक्शन लगाया जाए तो ज़ीरो आंसर आ जाता है। यानी ये ज़ीरो है, इसको ओपन करो, a माइनस रूट 5b इक्वल टू ज़ीरो, यानी a इक्वल टू रूट 5b। अब दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, a और b दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल कब है? सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब a भी ज़ीरो हो और b भी ज़ीरो हो। ठीक है, अब ये ज़ीरो, तो हमने ये एलिमेंट लिया था, तो ये क्या बन गया? ज़ीरो प्लस रूट 5 इंटू ज़ीरो, यानी ज़ीरो बन गया। यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था इसके अंदर से और वही ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब कर्नल में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो इसने कहा एफ आर से आर डैश पे एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है मतलब क्या है? ये अपनी दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। देन एफ इज़ 1 1, एफ 1 1 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल में सिर्फ सिंगलटन ज़ीरो है। सॉरी, कर्नल जो है वो सिंगलटन ज़ीरो के इक्वल है, या फिर आप कह सकते हो कर्नल में सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट है। 1 1 है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, यानी 1 1 है तो कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ ज़ीरो है, और कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ ज़ीरो है तो वो 1 1 है। ऐसा कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, ग्रुप्स के केस में हमने किया था, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। देखो ये होमोमॉर्फिज्म है और आपने कर्नल को एस का नाम दे दिया। अब कर्नल में कौन से एलिमेंट आते हैं? वो जिनके ऊपर एफ लगाने पे ज़ीरो के इक्वल आ जाए। इसकी ज़ीरो के, इसकी ज़ीरो, यानी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगी? ज़ीरो डैश। यानी इस टाइप से कर्नल डिफाइन होता है। अब पहले एक चीज़ मान लो, कोई भी एक चीज़ मान लो, हमने पहले ये मान लिया कि कर्नल ऑफ एफ ना सिंगलटन ज़ीरो के इक्वल है, यानी एस इक्वल टू सिंगलटन ज़ीरो, यानी एस में सिर्फ ज़ीरो ही एलिमेंट है। आपको ये प्रूव करना है कि एफ इज़ 1 1। बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना, एफ इज़ 1 1, ये मैं बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि 1 1 कैसे प्रूव किया जाता है। हम फंक्शंस को किन्हीं दो पॉइंट्स पे इक्वल ले लेते हैं और फिर हम प्रूव करते हैं कि वो एलिमेंट्स, वो पॉइंट्स वो ही सेम थे। यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चलेंगे, 1 1 प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देंगे कि ए और बी ही इक्वल थे। सो इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो इसको आप इधर माइनस में ले आओ, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो डैश। अब इस चीज़ में आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम ज़ीरो लेंगे या ज़ीरो डैश लेंगे? ज़ीरो डैश लेंगे। क्यों लेंगे? एफ ऑफ ए भी किसका एलिमेंट है? आर डैश का, क्योंकि ए एलिमेंट किसका है? आर का। ए एलिमेंट के ऊपर एफ लगाया तो एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट हो गया? आर डैश का। और ऐसे ही एफ ऑफ बी भी आर डैश का एलिमेंट है। तो आर डैश के एलिमेंट में से आर डैश का एलिमेंट ही माइनस करोगे तो आइडेंटिटी भी तो आर डैश की ही आएगी ना, एडिटिव आइडेंटिटी भी। सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो डैश। अब होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए इंटू बी लिख सकते, ए माइनस बी लिख सकते हो। अब इसकी इमेज एफ के अंडर ज़ीरो के बराबर है, तो इसका मतलब ये कर्नल में चला गया ना, यानी एस में चला गया। अब एस सिंगलटन ज़ीरो था, यानी ए माइनस बी बिलोंग्स टू सिंगलटन ज़ीरो, यानी ये एक ऐसे सेट में है सिर्फ और सिर्फ जिसमें ज़ीरो ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये खुद ही ज़ीरो है, यानी ए इक्वल टू बी। ऐसा ही कुछ हमने वहाँ करना है, 1 1 लेके चलना है, आपने प्रूव करना है कि कर्नल में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही है। अब ए अगर एस में कोई भी एलिमेंट है तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा? ज़ीरो डैश के इक्वल होगा। ठीक है, एस मतलब कर्नल ऑफ एफ, कर्नल में वही एलिमेंट आते हैं ना जिनकी इमेज ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो, ज़ीरो डैश। अब एफ ऑफ ज़ीरो भी तो ज़ीरो डैश के इक्वल होता है, ये तो हमें पता है। आर से आर डैश पे डिफाइन किया है हमने, ये किया था कि जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है उसके ऊपर जब आप फंक्शन लगाते हो तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। सो एफ ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो डैश विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। लेकिन हमने एफ को 1 1 माना हुआ है। 1 1 का मतलब क्या है? अगर कहीं फंक्शन इक्वल है ना तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स ही इक्वल हैं, यानी ए इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ए तो हमने एस का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, एस मतलब कर्नल ऑफ एफ, यानी कर्नल ऑफ एफ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही है, यानी कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन ज़ीरो। ठीक है, यही चीज़ थी ना, सिंगलटन ज़ीरो। नेक्स्ट क्या कहती है? प्रूव दैट एनी होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड इज आइदर 1 1 और टेक्स ईच एलिमेंट इनटू ज़ीरो।
होमोमॉर्फिज्म जो है जो किसी फील्ड के ऊपर डिफाइन होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। होमोमॉर्फिज्म हम रिंग से रिंग पे पढ़ रहे थे, लेकिन कोई रिंग फील्ड भी तो हो सकती है ना, क्योंकि रिंग में 8 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमें उनमें 3 और ऐड कर दें अगर, तो 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने वाला जो सेट है वो क्या बना देता है, फील्ड बना देता है। तो हो सकता है कोई रिंग फील्ड भी हो। तो जब कोई होमोमॉर्फिज्म किसी फील्ड पे डिफाइन की जाती है तो दो में से एक चीज तो होगी ही होगी, या तो वो 1 1 होगी, या फिर टेक्स ईच एलिमेंट इनटू 0, यानी हर एलिमेंट की इमेज 0 आएगी। बहुत ही सोचने वाली बात है ये। फील्ड के ऊपर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करोगे ना, या तो वो 1 1 होगी, यानी एक की एक इमेज, एक की एक की एक, उसकी एक, ऐसे। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हर एलिमेंट की इमेज 0 होगी। देखो, एफ होमोमॉर्फिज्म मान ली फील्ड से इनटू रिंग आर, क्योंकि देखो होमोमॉर्फिज्म फील्ड की है लेकिन फील्ड पे ही है ये नहीं कहा, यानी फील्ड से डिफाइन होगी लेकिन डिफाइन होगी रिंग पे, यानी एफ इज फ्रॉम एफ टू आर। अब देखो, कर्नल में ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज 0 हो। अब एस क्या है, आइडल होता है फील्ड एफ का। एस क्या है, कर्नल है, और कर्नल जो है वो आइडल होता है अपने फील्ड का, ये आपको पता है। कर्नल क्या फॉर्म करता है, आइडल। लेकिन आपको पता है कोई फील्ड जो है उसका प्रॉपर आइडल नहीं होता। प्रॉपर आइडल नहीं होता मतलब कोई भी फील्ड है उसके 2 ही आइडल हो सकते हैं, या तो सिंगलटन 0 या फिर वो खुद। तो इसका मतलब ये, इसका आप बोल रहे हो कि ये इसका आइडल है, तो इसका मतलब एस या तो 0 सिंगलटन 0 के इक्वल है, या फिर वो एफ के इक्वल ही है। अब हम ये दिखा देंगे कि अगर वो सिंगलटन 0 के इक्वल है तो एफ 1 1 है, और अगर वो एफ के इक्वल है तो उसमें हर एलिमेंट की इमेज 0 आ रही है। अगर एस इज इक्वल टू, ये क्या होता है, आइडल विच इज जनरेटेड बाय 0, उसका सिंबल है ये। तो एक ऐसा आइडल जो 0 से जनरेट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 ही तो होगा ना। अब वही बात है, आपको 1 1 प्रूव करना है, तो आपको पता है आप इनको सेम लेके चलोगे तो ये जो 0 हो जाएगी, ये 0 यानी एस में बिलोंग कर गया, यानी बिल्कुल सेम वही है, एफ 1 1 हो जाएगा। दूसरा केस बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर एस एफ के इक्वल हो जाता है, यानी एस का मतलब क्या है, कर्नल विच इज इक्वल टू एफ, यानी कर्नल एफ के सारे एलिमेंट कर्नल में हैं, यानी एफ के हर एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, 0। f of x equal to 0 for all x belongs to f. This implies that f takes each element of f into 0 element 0 of r, which proves the theorem. प्रूफ जितना सिंपल है ना, इसका रिजल्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी होमोमॉर्फिज्म जो फील्ड पे डिफाइन की जाती है, या तो वो 1 1 होगी, या फिर वो हर एलिमेंट को 0 इमेज देगी, हर एलिमेंट की इमेज 0 आएगी। अब देखो, फंडामेंटल थ्योरम्स हमने ग्रुप्स के केस में की थी, बिल्कुल सेम वैसे ही फंडामेंटल थ्योरम्स हैं हमारे रिंग्स के ऊपर। अब फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, 3 थ्योरम होती हैं ये। फर्स्ट थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम कहा जाता है, सेकंड थ्योरम होती है, थर्ड थ्योरम होती है होमोमॉर्फिज्म की। तो ग्रुप्स के केस में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में 3rd चैप्टर पे जाना आप, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से कराए हुए हैं सारे के सारे फंडामेंटल थ्योरम। अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गई है ना, बहुत ही इजीली आप इनको कर लोगे, और कुछ ज़्यादा इनमें होता भी नहीं है। जैसे उसमें भी हमने पहले वेल डिफाइंड दिखाया था, फिर हमने उनको होमोमॉर्फिज्म दिखाया था, उसके बाद हमने उनको 1 1 दिखाया था, और फिर दिखाया था ऑन टू, बिल्कुल सेम है। फिर इस थ्योरम का कन्वर्स है, कन्वर्स वहाँ पे नहीं था तो ये मैं आपको भी कराऊंगी। सेकंड थ्योरम बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल सेम वही, वेल डिफाइंड और 1 1 में आपको पता है क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। वेल डिफाइंड में एलिमेंट्स को सेम लेके चलते हैं और फिर ये प्रूव कर देते हैं उनके फंक्शंस भी सेम होंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन लगाओगे ना उनकी वैल्यू भी सेम होगी। 1 1 में फंक्शन सेम लेके चलते हो, एलिमेंट सेम प्रूव कर देते हो, बस इतना ही डिफरेंस होता है। होमोमॉर्फिज्म आपको पता ही है। फिर ऑन टू इसमें ये 3 चीज़ प्रूव करके फिर आप फंडामेंटल थ्योरम लगाते हो, ये चीज़ इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। और फिर हम कर्नल, क्योंकि हमें ये प्रूफ आ गया, प्रूफ करना है हमें ये वाला,
यानी फिर हम ये दिखाएंगे कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू टी बाई एस। बिल्कुल वैसे ही मैंने किया था, हमने किया था, सॉरी, चैप्टर 3 में मैंने आपको कराया था। थर्ड थ्योरम है, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे मैपिंग डिफाइन की, वेल डिफाइंड, ऑन टू, उसके बाद फिर हम क्या प्रूव करते हैं इसको, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, वेल डिफाइंड करते हैं, फिर होमोमॉर्फिज्म, फिर ऑन टू, उसके बाद फिर फंडामेंटल थ्योरम आप लगाते हो। अब देखो इसमें और जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ है, यहाँ पे है एस इंटरसेक्शन टी। तो कर्नल ऑफ एफ को एस इंटरसेक्शन टी के आपने इक्वल दिखाना है, फिर वो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इसका कन्वर्स पार्ट कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। थर्ड चैप्टर अगर आपने देख लिया है तो हो जाएंगे आपसे, नहीं देखा है तो वहाँ देख लेना, बिल्कुल सेम वैसे ही आपने यहाँ पे ये थ्योरम्स करनी है। देखो कन्वर्स क्या कहता है, सबसे पहली बात तो आपको ये रिमाइंड कर लेते हैं हम कि थ्योरम क्या कहती है, उसका रिवर्स तो हम बाद में देखेंगे ना। थ्योरम हमेशा ये कहती है, देखो, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर, बिल्कुल ध्यान से हर वर्ड को बिल्कुल ध्यान से समझना, यही याद हो जाएगी आपको, और ऐसे ही मैंने आपको वहां पे भी याद कराई थी। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर, होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब क्या है, उसकी इमेज किसके अंडर, होमोमॉर्फिज्म के अंडर। यानी आपने फंक्शन एफ आर से आर डैश पर डिफाइन तो कर दिया, लेकिन ये होमोमॉर्फिक इमेज है, सिंपल इमेज नहीं है, यानी एफ सिर्फ मैपिंग ही नहीं है, होमोमॉर्फिज्म भी है। यानी एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर, कौन है, रिंग आर की होमोमॉर्फिक इमेज कौन है, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो आर डैश। यानी एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर से इसका मतलब है आर डैश से, कब, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। तो ये जो आर डैश होगा ना, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट रिंग। क्वोशंट रिंग का मतलब क्या होता है, आर बाय एस, जहां पे एस क्या है, आइडल होता है रिंग आर का। यानी आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशंट रिंग आर बाय एस के। सिंपल सी बात है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर यानी आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशंट रिंग, यानी उस रिंग के क्वोशंट रिंग के, यानी आर बाय सम एस। और यहाँ पे एस ऐसा नहीं है कोई भी, ये कर्नल ऑफ एफ होता है, जहां पे एस इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाय कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, अब देखो इसका कन्वर्स क्या होगा, देखो इसके ऊपर वाला पढ़ते हैं। ये कहती है कि अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो आर डैश आर बाय एस के आइसोमॉर्फिक होगी। कन्वर्स में क्या होगा, हम ये लेके चलेंगे कि आर डैश आर बाय एस के आइसोमॉर्फिक है, हम ये प्रूव करेंगे कि एफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम तो ये कहती है अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इसका कन्वर्स मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा, ये चीज प्रूव करो कन्वर्स के अंदर। वही ये कहता है कि अगर ये रिंग है एस आर का आइडल है और एफ ऑफ ए आपने इस टाइप से डिफाइन कर रखा है एस प्लस ए टाइप से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो जो एफ है आर से आर बाय एस में ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी। अब देखो जरा सा डिफरेंस जो मैंने आपको भी बताया और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है, पीछे जो एफ है वो आर से आर डैश पे डिफाइन था, यहाँ पे इसने आर से आर बाय एस पे डिफाइन कर दिया। वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम ये प्रूव करते थे कि आर आर डैश के आइसोमॉर्फिक है, सॉरी आर डैश आर बाय एस के आइसोमॉर्फिक है। यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि आर डैश आर बाय एस के आइसोमॉर्फिक है। अब इसने कहीं ये लिखा तो नहीं है ना कि लेट हम ये मान के चलेंगे कि आर डैश इसका आइसोमॉर्फिक है, इसने शो ही कर दिया, यहाँ पे आर डैश की जगह आर बाय एस कर दिया। उसका मतलब क्या है कि आर डैश इसके आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, यानी अगर ये फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है, यानी कहना चाहता है कि आर डैश आर बाय एस के आइसोमॉर्फिक है, तो ये जो आर से आर डैश या फिर आर बाय एस आप कह सकते हो, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी, ये हमें प्रूव करना है। अब ये मैपिंग इस टाइप से है, अब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मतलब पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दो और ऑन टू प्रूव कर दो, काम खत्म। अब होमोमॉर्फिज्म सिंपल सी बात है, फंक्शन दिया हुआ है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करनी है।
एफ ऑफ ए प्लस बी को एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्रूव कर दो, एफ ऑफ ए बी को एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी प्रूव कर दो, होमोमॉर्फिज्म हो गया। ऑन टू के लिए क्या करते हो, यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हो, फिर देखते हो क्या किसके लिए कोई एलिमेंट यहाँ पे है सच दैट इसके ऊपर फंक्शन लगाओ इसके इक्वल आ जाए। यानी एस प्लस ए आप इसके अंदर से उठा लिया, तो एस प्लस ए अगर इसके अंदर से है तो ए किसके अंदर से आएगा, आर के अंदर से, क्योंकि आर बाय एस में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एस प्लस ए टाइप के एलिमेंट होते हैं ना, जहाँ पे ए आर से है तो ए आर से होगा। यानी इस एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाय एस के लिए ए बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट कर गया सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एस प्लस ए। ये क्या बताता है कि एफ ऑन टू है, तो इसका मतलब एफ जो आर से आर बाय एस पर डिफाइंड है ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। देखो अब हम चलते हैं हमारी थ्योरम पे। थर्ड थ्योरम के बाद जो थ्योरम है वो ये है 7.15 पेज पे, यहाँ तक का हम कर चुके हैं कि अगर एन आर रिंग का आइडियल है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आर रिंग ली, एन उसका आइडियल ले लिया, तो एक 1-1 ऑन टू कोरस्पॉन्डेंस होगी between the set of ideals of R containing N and set of ideals of R by N। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या कहना चाहता है, इसने कहा एक तो R रिंग लो, एक R by N क्वोशंट रिंग ले लो, ठीक है, फिर इसने कहा S आइडल ले लो रिंग R का और एक आइडल ले लो R by N का। अब हम कोई भी आर्बिट्रेरी आइडल लेने की बजाय हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन कर देंगे आर से आर बाय एन में, यहाँ से यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देंगे। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एस आर का आइडल है और एफ फंक्शन हमने आर से आर बाय एन पे डिफाइन कर रखा है, तो एफ ऑफ एस किसका आइडल हो जाएगा, आर बाय एन का। ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने का हमारा जो मेन काम है, मेन मकसद वो यही है कि इसका आइडल आपने एस मान लिया तो इसका कोई आर्बिट्रेरी आइडल मानने की बजाय हम कुछ ऐसा ही मान लेते हैं ना जो इन दोनों में थोड़ा बहुत रिलेशन हो। उसके लिए कोई एफ मैपिंग यहाँ से यहाँ डिफाइन कर दो। अब ये तो हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, एफ यहाँ से यहाँ मैपिंग है, एस इसका आइडल है, तो एफ ऑफ एस इसका आइडल हो जाएगा। अब इसने ये कहा है कि आर के आइडल्स का एक सेट बना लो, हमने एल नाम से बना लिया, एल में ऐसे एस है सच दैट एस इज एन आइडल ऑफ आर, यानी आर के आइडल्स की कलेक्शन है एल सच दैट एन इज सबसेट ऑफ एस। इसने ये कहा था कि सेट ऑफ आइडल ऑफ आर ऐसा बनाना है जो एन को कंटेन करता हो, यानी हर आइडल एन को कंटेन करता हो। और इसने कहा इसके आइडल्स का सेट बना लो, हमने बना लिया, एफ ऑफ एस का कलेक्शन बना लिया हमने एल डैश, यानी एल है जिसमें आर के सारे आइडल्स हैं, एल डैश के अंदर आर बाय एन के सारे आइडल्स हैं। तो इसने ये कहा एल और एल डैश जो ये दोनों सेट बने ना, आर के आइडल का और आर बाय एन के आइडल्स का, इनके बीच में 1-1 ऑन टू कोरस्पॉन्डेंस होगी। मतलब देखो ये बड़ा छोटा वैसे बन गया है, ये एल मान लो ये एल डैश मान लो, 1-1 ऑन टू कोरस्पॉन्डेंस का मतलब कुछ नहीं होता, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा एल और एल डैश के बीच में, वो हमने जी मान लिया एल से एल डैश, कि जो जी है ना वो 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, दूसरा एलिमेंट ले लिया उसकी एक इमेज होगी, 1-1 नाम से पता चल रहा है एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज। और ऑन टू होगा, ऑन टू मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की प्री इमेज ज़रूर होगी, यानी ऐसा कोई एलिमेंट एल डैश में एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये 5 है, 5 तो 5 के साथ लिंक्ड है, इसमें एक एलिमेंट खाली पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। अगर वो फंक्शन ऑन टू होता है तो हर किसी की एक प्री इमेज ज़रूर होती है सच दैट उस पर फंक्शन लगाओ वो इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हमने देख लिया है हमने इस थ्योरम में क्या करना है। इसका आइडल माना, फंक्शन इससे इस पे माना, क्यों, ताकि एफ ऑफ एस इसका आइडल बन जाए। एल इन आइडल्स की कलेक्शन है, एल डैश इन आइडल्स की कलेक्शन है। आपने ये प्रूव करना है कि एल और एल डैश में एक 1-1 कोरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगी। 1-1 कोरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है,
एल और एल डैश के बीच में एक फंक्शन इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो 1 1 हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा। तो जो मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही हम करते हैं। फंक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब एलिमेंट्स देख लो, इसमें से x एलिमेंट आता है और इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, n प्लस एक्स टाइप के। अब s अगर r का आइडल है और f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो f ऑफ s इसका आइडल हो जाता है, ये भी मैंने आपको भी बताया। फिर आप क्या करते हो, l मानते हो इन s की कलेक्शन और l डैश मानते हो f ऑफ s की कलेक्शन। इसने बीच में काम किया, इसने ये कहा कि f ऑफ s ना वो सारे s बाय n टाइप के होंगे। देखो कैसे, f ऑफ s मतलब क्या है, f ऑफ स्मॉल s टाइप के एलिमेंट होंगे जहां s कैपिटल S में से है। अब s के ऊपर फंक्शन लगाओ, क्या आएगा, n प्लस स्मॉल s। अब ऐसे ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन तो क्या होता है, ऐसे ऐसे n प्लस s टाइप के एलिमेंट हो जिसके अंदर, वो तो हमारा वो बना देता है ना s बाय n। जहाँ पे जो एलिमेंट्स चेंज हो रहे होते हैं ना, वो तो हम ऊपर लिखते हैं और जो n है वो हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स जिस सेट में कंटेन हो उसको इस टाइप से लिखा जाता है s बाय n, ये आपको पता है। तो l डैश क्या है, f ऑफ s का कलेक्शन था, अब आप s बाय n लिख सकते हो, उसमें तो कोई खासा डिफरेंस है नहीं। अब लास्ट काम क्या बचा, g l से l डैश पे डिफाइन किया। ये प्रूव कर दो कि ये वेल डिफाइंड है, 1 1 है एंड ऑन टू है, काम खत्म। वेल डिफाइंड एक एक्स्ट्रा इसलिए दिखाना पड़ता है, वेल डिफाइंड मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी वेल डिफाइंड आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, यानी ये देखने के लिए कि क्या हम इस फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं या हम वैसे ही खुश हो रहे हैं। तो वेल डिफाइंड, फिर 1 1, फिर ऑन टू। अब जी एल से एल डैश पर डिफाइन किया है तो इसकी कुछ ना कुछ हमें डेफिनेशन भी तो देनी पड़ेगी ना, विच इज डिफाइंड बाय जी। अगर आप एस के ऊपर लगाओगे, यहाँ पे कौन क्या आते हैं, इसके एलिमेंट्स आते हैं ना, एल के एलिमेंट क्या है, एस टाइप के, जहाँ पे एस एक आइडल है। यानी जब हम जी एस पे लगाते हैं किसके इक्वल आ जाएगा, वो एफ ऑफ एस के इक्वल आ जाएगा, जो कि एस बाय एन के इक्वल है, ये हमने देखा था। यानी इस टाइप से डिफाइन कर दिया कि जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस बाय एन। अब वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करोगे, मैंने आपको अभी बताया था, 1 1 में फंक्शन सेम लेके चलते हो, एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हो। इसके अंदर आप क्या करते हो, हम जो एलिमेंट्स हैं उनको सेम लेके चलते हैं, फंक्शंस को क्या दिखा देते हैं, सेम दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ इतना ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो ऑब्वियसली जी इज़ वेल डिफाइंड। अब ये चीज़ हमने 3 पार्ट क्यों किए, क्योंकि इनकी आगे हमें रिक्वायरमेंट होगी, देखो हमें दिख भी रहा है, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब जी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ टी, अगर ऐसा हो गया तो एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा, क्योंकि जी ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस है, जी ऑफ एस एफ ऑफ एस, जी ऑफ टी एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ एस क्या है, एस बाय एन, एफ ऑफ टी क्या होगा, टी बाय एन। यानी एस बाय एन और टी बाय एन सेम होंगे अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं। या फिर आप कह सकते हो अगर इसमें से कोई एलिमेंट लो तो वो एलिमेंट इसका भी होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, एस आपने कैपिटल एस में से कोई एलिमेंट ले लिया तो एन प्लस एस किस में चला जाएगा, एस बाय एन में, ये तो हमें पता ही है। एस अगर एस का एलिमेंट है तो उस एलिमेंट से अगर हम राइट कोसेट बनाते हैं तो वो एस बाय एन में ही तो जाएगा ना, एन प्लस एस बिलोंग्स टू एस बाय एन। अब ये हमने ऊपर देखा था ये उसके इक्वल है, तो एन प्लस एस किस में बिलोंग कर गया, टी बाय एन में। इसका मतलब क्या है, देखो एस एस से लिया तो ये इसमें बिलोंग कर गया, अब ये इसमें बिलोंग करता है तो एस किसके अंदर से होगा, देखो एस एस में था तो ये इसमें था, तो एन प्लस एस एस बाय एन में था। अब एन प्लस एस टी बाय एन में है तो एस किस में चला गया, टी के अंदर। तो हमने लिया था कहाँ से, एस से, चला गया किसके अंदर, टी के, तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू एस इज सबसेट ऑफ टी। सिमिलरली टी इज सबसेट ऑफ एस दिखा सकते हो, तो एस और टी क्या हो गई, इक्वल हो गए, दस जी इज 1 1। देखो मैंने आपको बताया था वेल डिफाइंड आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट काम होता है 1 1। 1 1 में हम क्या करते हैं, फंक्शंस को सेम लेके चलते हैं, यानी दो एलिमेंट्स के फंक्शन को हमने सेम ले लिया, जी ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ टी। हमें दिखाना क्या था कि अगर फंक्शन इक्वल है ना तो एस और टी इक्वल होंगे। ये लेके चले हमने पूरा प्रोसीजर करके
और लास्ट में ये दिखा दिया कि s इज इक्वल टू t, तो G11 हो गया। अब देखो हमें ऑन टू और प्रूव करना है, उससे पहले इसने s एक सेट माना हुआ है। अब देखो किसी को अपने ऑन टू दिखाना है, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि एल डैश में से कोई भी आप आइडल उठाओ, उसके लिए एल में भी ऐसा आइडल ज़रूर होगा सच दैट उस एस के ऊपर वो फंक्शन लगाओ वो एक्स के इक्वल आ जाए। अब एक्स हमने ये मान लिया और एस हमने ये मान लिया, हमने एक्स ले लिया, एल डैश में से है। हमें क्या दिखाना है कि एल के अंदर भी कोई एस एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू एल डैश। और एस में पहली बात ये बताओ, एस में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे ना सच दैट उनकी इमेज एक्स के अंदर जाए। यानी इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऊपर फंक्शन लगाने पे अगर वो सारे एक्स के अंदर जा रहे हैं तभी तो हम कह पाएंगे ना कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ही क्या होता है, एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी के ऊपर भी वो फंक्शन लगाया जाए एक्स के किसी एलिमेंट के ही इक्वल आए। तो यही तो मतलब होता है ऑन टू का। यानी अब आपको मेन काम क्या करना है, आपने एक्स एल डैश में से ले लिया और फिर हम एस को डिफाइन कर देंगे कि इसमें ऐसे एक्स आएंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मेन काम अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एस है ना ये एल में बिलोंग करता है। बस ये काम प्रूव कर दो, ये दो चीज़ मान के ये प्रूव कर दो, आपका ऑन टू अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो तभी इसने कहा, थोड़ा सा टिपिकल है बट मैंने थोड़ा सा आपको कोशिश की है इजीली समझाने की। आई होप आपको समझ भी आया होगा। एक्स एल डैश में से लेते हो, एस डिफाइन करते हो कि इसमें वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ऑन टू प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना प्रूव कर दो कि एस एल में बिलोंग करता है। अब देखो कैसे करेंगे। अब एस एक आइडल तो होगा ही आर का, ये तो हमें पता है क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना ये हम आर से ही तो उठा रहे हैं। यानी इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है, एस भी एक आइडल ही फॉर्म करेगा आर का। एंड क्योंकि देखो एक्स एल डैश में से है तो इसका मतलब एल डैश में क्या है, सारे आइडल्स ही हैं, एक्स क्या है, आइडल है। अब इसमें वो सारे एक्स आ रहे हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स उस आइडल में ही होगा, तो ऑब्वियसली एस भी एक आइडल होगा लेकिन आर का। एक्स आइडल है आर बाय एन का क्योंकि एक्स हमने एल डैश में से लिया है और एल डैश कलेक्शन है आइडल्स ऑफ आर बाय एन की, तो एक्स भी आइडल है इसका लेकिन एस आइडल है आर का। एंड एन इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ आपने मान लिया। अब एक बात बताओ, स्मॉल एन आप एन में से कोई भी एलिमेंट लो, यानी स्मॉल एन कर्नल में से कोई भी एलिमेंट लो। कर्नल का मतलब क्या होता है, एफ लगाओ एन के ऊपर और किसके इक्वल आ जाए, जीरो के। लेकिन वो जीरो यानी वो एडिटिव आइडेंटिटी किसकी, जिसके ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन एफ हमने किस पे डिफाइन किया हुआ है, आर बाय एन पे। आर से आर बाय एन पे डिफाइन किया हुआ है ना, और इसकी जीरो, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एन होती है। यानी एफ ऑफ एन किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एन के। इसको क्या लिख सकते हो, एन प्लस जीरो टाइप के लिख सकते हो, और ये किस में बिलोंग कर जाएगा, एक्स में। ठीक है, क्योंकि एल एक्स किस में है, एल डैश में, और एल डैश में किस टाइप के एलिमेंट है, राइट कोसेट टाइप के एलिमेंट है ना। तो एन प्लस जीरो टाइप के सारे एलिमेंट्स किस में बिलोंग कर जाएंगे, एक्स के अंदर। सिंपल सी बात है। अब दस एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या है, एन किसके अंदर है, एस के अंदर है। क्योंकि देखो एफ ऑफ एन एक्स में बिलोंग कर जाए, ऐसे ऐसे एन तो एस में ही होंगे ना। ये हमने सेट एस इसी टाइप से डिफाइन किया है कि जिन जिन के ऊपर एफ लगाने पे एक्स में बिलोंग कर जाए उन सब की कलेक्शन एस बना लो। तो एन एस में चला गया। एन कहाँ से लिया था, देखना ऊपर, एन से चला गया किसके अंदर, एस के अंदर। यानी एन एस का सबसेट हो गया। एन एस का सबसेट हो गया, देखो एन एस का सबसेट हो गया और एस आइडल है आर का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। तो एस किस में बिलोंग कर गया, एल में। बस यही आपको प्रूव करना था। तो इसका मतलब इस एल डैश में से कोई एक्स लिया, उसके लिए एल में कोई एस बिलोंग कर गया सच दैट उसके ऊपर एफ लगाया, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स। सो दिस प्रूव्स द थ्योरम। आगे एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल ईजी हैं। 7th एग्जाम्पल में इसने कहा है, ये कोई रिंग है इंटीजर्स की, शो दैट 0 and identity mapping are only homomorphisms from Z to Z। मतलब
सेट ऑफ इंटीजर्स पे ना सिर्फ और सिर्फ दो ही होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकते हैं, एक तो ज़ीरो मैपिंग और एक आइडेंटिटी मैपिंग। ज़ीरो मैपिंग का मतलब क्या होता है कि उसके हर एलिमेंट की जो इमेज है ना वो ज़ीरो आ जाए। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, हम एक मैपिंग मान लेंगे एफ जेड से जेड में, ये होमोमॉर्फिज्म मान लेंगे। ये क्या कहता है कि ये प्रूव करो कि होमोमॉर्फिज्म सिर्फ दो ही हो सकती हैं, या तो ज़ीरो या फिर आइडेंटिटी मैपिंग। हम मान लेते हैं कि वो नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिज्म है, यानी ज़ीरो मैपिंग नहीं है। तो अब अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसका मतलब जो एफ है वो क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैपिंग, क्योंकि ये कहना चाहता है कि दो ही मैपिंग हो सकती हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं उसको नॉन ज़ीरो मैपिंग मान रही हूँ, तो इसका मतलब ज़ीरो को छोड़ के यानी नॉन ज़ीरो मैपिंग सिर्फ एक ही बची ना, आइडेंटिटी मैपिंग। अगर एफ आइडेंटिटी मैपिंग आ गई तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रू। देखो कैसे करेंगे। पहली बात ये हो गया ना, नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिज्म आपने मान ली। अगर एक्स आपने जेड में से कोई भी एलिमेंट लिया और एक्स अगर ज़ीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ वन प्लस वन एक्स टाइम्स। वन को एक्स टाइम ऐड करोगे तो एक्स ही आएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो एफ वन एफ वन एफ वन एफ वन एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, एक्स टाइम्स, तो एक्स एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन क्या है, वन के इक्वल है, विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। और अगर एक्स जीरो से छोटा है सच दैट कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि अगर छोटा है जीरो से तो नेगेटिव होगा ना। जैसे -5 है तो मैं उसको मान लेती हूँ माइनस ऑफ वाई, यानी एक्स अगर -5 है तो वाई है 5, उसकी पॉजिटिव वैल्यू है वाई, यानी मान लिया एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस वाई, यानी माइनस एफ ऑफ वाई, यानी माइनस एफ ऑफ वन कितने टाइम्स, वाई टाइम्स। वैसे ही फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन कितने टाइम्स, वाई टाइम्स, यानी वाई एफ ऑफ वन, माइनस साथ में चली रहा है, एफ ऑफ वन क्या है, वन है, तो माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ एक्स देखो, कोई भी आप ले रहे हो एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल ही आ रहा है, या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। जीरो बच गया, लेकिन एफ ऑफ जीरो तो हमेशा ही जीरो होता है, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है ना कि यहाँ ये जीरो का मतलब क्या है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर एफ लगाते हो तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ही आती है, तो ये तो हमें पता है। यानी हर किसी एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आ रहा है। ये क्या होती है, ये हमारी आइडेंटिटी मैपिंग ही तो होती है ना। अब एक चीज़ और देखो, एफ ऑफ वन का स्क्वायर निकाल लो, एफ ऑफ वन हो जाएगा, एफ ऑफ वन हो जाएगा, एफ ऑफ वन हो जाएगा। क्या ये ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। सो एफ ऑफ वन इज आइडम्पोर्टेंट इन एफ ऑफ जेड। आइडम्पोर्टेंट आपको पता है ना, जिस एलिमेंट का स्क्वायर नॉन ज़ीरो आ जाए वो आइडम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो आइडम्पोर्टेंट है, वो है वो है वन। और आप कह रहे हो एफ ऑफ वन क्या है, आइडम्पोर्टेंट है, तो एफ ऑफ वन क्या आ गया, वन। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये 3 लाइन इसने ये चीज़ प्रूव करने के लिए की है कि एफ ऑफ वन इक्वल टू वन, क्योंकि ऊपर हम हर जगह यही प्रूव कर रहे, ये लिख रहे थे ना, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन। वो क्यों लिखा, ये 3 लाइन उनका रीज़न है। क्वेश्चन आपका यहाँ तक है, ये है इसका एक जस्ट आप ब्रैकेट में लिखते हो ना रीज़न किसी चीज़ का, ये वो चीज़ है। 8th एग्जाम्पल देखो। 8th में इसने कहा आर कोई इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी और आर डैश एक इंटीग्रल डोमेन है, यानी आर एक इंटीग्रल डोमेन है, आर डैश एक इंटीग्रल डोमेन है, इसके पास यूनिटी है। एफ अपने आर से आर डैश पे एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया और कर्नल ऑफ एफ आर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब समझ पा रहे हो, यानी एफ का कर्नल आर के इक्वल नहीं है, यानी आर के हर एलिमेंट की इमेज ज़ीरो नहीं है। आप अगर ऐसा है तो आप ये शो करो कि एफ ऑफ वन यूनिटी होगी आर डैश की। कहना क्या चाहता है, आर इंटीग्रल डोमेन है, इसके पास यूनिटी है, और आर डैश एक इंटीग्रल डोमेन है, और एफ आपने आर से आर डैश पे डिफाइन किया। ये कहता है कि अगर हर एलिमेंट की इमेज ज़ीरो नहीं है ना, तो अगर वन आर की यूनिटी है तो एफ ऑफ वन आर डैश की यूनिटी होगी। ये कहना चाहता है ये। देखो पहली चीज़, एफ कहाँ से यहाँ से यहाँ पे डिफाइन किया है सच दैट कर्नल ऑफ एफ आर के इक्वल नहीं है, ये तो हमें पता है। अब जो एफ ऑफ वन है वो किसके इक्वल नहीं है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है।
क्योंकि अगर ये भी ज़ीरो के इक्वल हो गया तो हम कह देंगे ना कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसने कहा था कि हर किसी की जो इमेज है ना वो ज़ीरो नहीं है। कर्नल ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू आर, सो एफ ऑफ वन ज़ीरो नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन एक्स। दोनों साइड आपने क्या किया, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ वन एक्स लिख सकते हो, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स। ये रीज़न है कि क्यों ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर एफ ऑफ वन ज़ीरो के इक्वल हो जाता है तो एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ वन एक्स, उसको लिख सकते हो एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ वन हो गया ज़ीरो, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ज़ीरो। यानी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था उसकी ही इमेज ज़ीरो आ गई, यानी आर कर्नल एफ के इक्वल है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब एफ ऑफ वन ज़ीरो के इक्वल तो है नहीं, ठीक है। यानी एफ ऑफ वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट है आर डैश का। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ वन क्या है, यूनिटी है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी उसको आर डैश के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए तो वो हम कह देंगे ना कि वो यूनिटी है। देखो आर एफ वन माइनस आर निकाल लो, उसको एफ वन से मल्टीप्लाई करो। क्यों किया आपको आगे पता चल जाएगा। आर कॉमन लिया, फिर आपने क्या किया, एफ वन का इसको तो कॉमन ले लिया और इसको फिर क्या कर दिया, इसने एफ वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यानी आर एफ वन का स्क्वायर माइनस आर एफ ऑफ वन, यहाँ ब्रैकेट आएगी। अब एफ वन का स्क्वायर क्या होता है, एफ वन इंटू एफ वन विच इज इक्वल टू एफ वन इंटू वन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा एक ज़रा सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे देखो आर एफ वन माइनस आर इंटू एफ वन, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया एफ वन को अंदर, आर एफ वन का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया आर एफ वन। अब एफ वन का स्क्वायर एफ वन के इक्वल है तो आर आप कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, एफ वन का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ वन। लेकिन ये और ये तो इक्वल है तो आंसर आ गया ज़ीरो। ये चीज़ ज़ीरो आ गई। लेकिन जो आर और आर डैश दोनों ही इंटीग्रल डोमेन है, यानी किन्हीं दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, इसका मतलब कोई एक तो ज़ीरो होगा ही होगा। लेकिन एफ ऑफ वन नॉन ज़ीरो है, अभी हमने ऊपर बताया, उसका रीज़न भी दे दिया था। इसका मतलब आर एफ वन माइनस आर ज़ीरो है, यानी आर एफ वन आर के इक्वल है। ये क्या बताता है, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। ऑल्सो, ये तो इन्होंने दिया ही हुआ था ना, ऑल्सो आर डैश कोम्यूटेटिव है। क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है इसलिए आर डैश कोम्यूटेटिव तो है। इंटीग्रल डोमेन में कोम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है ना, तो इसका मतलब आर एफ वन इज इक्वल टू एफ वन आर हो जाएगा, क्योंकि आर भी आर डैश का एलिमेंट है और एफ ऑफ वन फंक्शन लगाने पे वो एलिमेंट आर डैश का ही हो जाता है, और आर डैश कॉम्यूटेटिव है तो आर एफ वन इक्वल टू एफ वन आर। यानी आर एफ वन करो या एफ वन आर करो, आर के ही इक्वल आएगा, तो एफ वन क्या बन गई, यूनिटी आर डैश की। आज यहीं तक करते हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।